एक बार मैं उसकी समरी लिख देता हूँ। देखो कुछ इस तरह का बात अपन कर सकते हैं। देखो बेटे, अगर हमारे पास हुआ, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि सर्किट क्या है। और किस पैरामीटर की उसके बात हो। मान लो प्योर रेजिस्टर्स। तो इसमें अगर आप वोल्टेज अप्लाइड को हम कहें पी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट इस केस में क्या हो जाएगा बेटे? करंट हो जाएगा पी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अगर कैपेसिटर हुआ तो इसमें करंट क्या हो जाएगा? पी नॉट बाई 1/ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अगर प्योर इंडक्टर हुआ तो इसमें करंट हो जाएगा पी नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। पावर फैक्टर एंगल की अगर बात करें तो पावर फैक्टर एंगल फाइव, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा पाई बाई 2, यहाँ होगा माइनस पाई बाई।
अगर आपके पास हुआ कैसा सर्किट बेटे, आरसी सर्किट, तो इसको लिखेंगे पी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, और फाई की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। और पावर फैक्टर की अगर बात करें, पावर फैक्टर का मतलब क्या है, cos फाई। तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 0, यहाँ भी होगा 0, और यहाँ पे होगा r डिवाइडेड बाई z, वेयर व्हाट इज z, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सर्किट और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट पैरामीटर। मान लो सर्किट हो गया कैसा बेटे, आर एल, तो उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, नहीं माइनस पी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इसको आप पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ही लिख दो, और पावर फैक्टर एंगल जो है फाइव, वो हो जाएगा माइनस टाइम tan इनवर्स ऑफ एक्स एल बाई आर। और वी नॉट में डिवाइड करना पड़ेगा ना अपने को, कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और cos फाइव पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाइव की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, अगेन आई कैन राइट इट एज इक्वल टू आर बाई जेड, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल। और हमने आखिरी में जाते जाते एलसी सर्किट के बारे में भी बात, इसको लिख देंगे वी नॉट अपॉन मॉड्यूलस ऑफ
एक्स सी माइनस एक्स एल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर फाइव कितना होगा बेटे? tan इनवर्स ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर। देखो हमने कहा था अगर एक्स सी बड़ा हुआ एक्सएल से तो करंट लीड करेगा, और एक्स सी छोटा हुआ एक्सएल से तो करंट लैग करेगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से पता चल रहा है। और cos फाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी r बाई जेड। बेसिकली cos फाई यहाँ पर आपको जीरो ही मिलेगा। cos फाई विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखो इस इससे भी देखो फाई की वैल्यू आपको या तो पाई बाय टू मिलेगी या माइनस पाई बाय टू मिलेगी, है ना, क्योंकि r तो जीरो है ही सही। r जीरो है तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स xt माइनस xl बाय r। सिंस r is zero, if xc is greater than xl, you will get phi as pi by 2, and if xc is less than xl, you will get phi as minus pi by 2। ये पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक छोटा सा समरी। अब हम आगे पढ़ते हैं और सर्किट लेते हैं पूरा RLC सर्किट। अब देखो इसमें क्या है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो लेट करंट बी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। अब फिर से हम क्या करें, करंट को बेस फेजर की तरह से मान लें। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर वो कैसा होगा? वो तो करंट के साथ ही फेज में होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वो करंट से पाई बाय टू लीड कर रहा हूँ। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर, वो करंट से पाई बाय टू लैग कर रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आई नॉट इंटू आर। मतलब ये लेंथ इसके आई नॉट आर। ये होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसको लिखेंगे आई नॉट इंटू एक्स एल। और ये होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसको लिखेंगे आई नॉट इंटू एक्स सी। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज करंट। इसकी पीक वैल्यू क्या है, आई नॉट, मतलब इसकी लेंथ आई नॉट।
अब हमें क्या करना है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को ऐड करना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऐड करना है, जो कि फेजर को ऐड करने से अचीव होता है। अब फिर से देखो, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, एक्ससी एक्सएल से बड़ा हो या एक्ससी एक्सएल से छोटा। केस वन मान लो हमने लिया क्या, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो उस केस में क्या होगा बेटे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो नीचे आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस एक्सएल। और जो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप है वो तो आई नॉट इंटू आर के बराबर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और वो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का। बेसिकली ये जो अपने पास आया है ये इन तीनों का रिजल्टेंट आया है ना, और ये वोल्टेज ऑफ सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी पीक वैल्यू वी नॉट होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वी नॉट। यानी करंट की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इस सर्किट का इम्पीडेंस क्या कहोगे भाई, हाँ बेटा, ये सर्किट का इम्पीडेंस हो जाएगा। अच्छा अब देखो इसमें क्या हो रहा है, करंट, करंट किधर था बेटे, हमारा करंट का फेजर तो यही वाला था, यहीं पे करंट का फेजर भी। तो अल्टीमेटली हमको क्या पता चल रहा है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज ऑफ सोर्स से। ये करंट जो है वो वोल्टेज ऑफ सोर्स से लीड कर रहा है, ये एंगल फाई आ रहा है। फाई की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें तो इस साइड की लेंथ अपॉन इस साइड की लेंथ, तो टेन फाई कितना हो जाएगा,
tan phi हो जाएगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। ये tan phi की वैल्यू। यहाँ से अगर आप cos phi निकालोगे, पावर फैक्टर निकालोगे, तो वो कितना हो जाएगा? देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करना, तो हाइपोटेनियस निकालोगे तो Z ही आ जाएगा। तो cos phi की वैल्यू क्या आ गई? R बाई Z। दूसरा केस क्या हो सकता था बेटे? दूसरा केस होता है कि साहब XL बड़ा हो जाता है XC, तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। अगर XL बड़ा हो जाता है XC से तो क्या होता? जो वोल्टेज है उसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाता, उसको लिख देते I0 इंटू XL माइनस XC, और रेजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसकी तो पीक वैल्यू I0 मल्टीप्लाइड बाई R है ही सही, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा, उसको लिखेंगे I0 इंटू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये I0 इंटू अंडर रूट ऑफ ये बराबर होना चाहिए V0 के। मतलब करंट की पीक वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई? वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ध्यान दो, जो करंट का फेजर था हमारा वो यही वाला, करंट का फेजर यही था, और ये वोल्टेज ऑफ सोर्स का फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है? करंट लैग कर रहा है वोल्टेज, करंट लैग्स वोल्टेज। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाई की जो वैल्यू है वो है माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, या आप इसको हटाओ, सीधे लिखो tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL बाई, अपने आप माइनस आ जाएगा यहाँ, 5 विल बी नेगेटिव as XL is greater than X। पावर फैक्टर
cos phi की अगर मैं बात करूं तो cos phi कितना हो जाएगा बेटे, r डिवाइडेड बाय z। एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला वही रहेगा, आई आर एम एस पी आर एम एस cos phi। पी आर एम एस को आप आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई जेड भी लिख सकते हो, और cos phi को r बाय जेड लिख दो, तो z से z कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। दिस विल बी एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय दिस। सर फाई का वैल्यू जो हो वो tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर होना चाहिए ना, मतलब इसके हिसाब से, केस टू के हिसाब से। बेटे देखो, अपन ने करंट को ये माना था ना, ध्यान दो, हमने क्या माना था, वोल्टेज ऑफ सोर्स को माना था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को क्या माना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये माना था ना। हाँ तो सर। इसमें फाइव नेगेटिव आना चाहिए ना। हाँ फाइव नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग मतलब देखेंगे डायग्राम में, तो फाइव तो वी एस और आई के बीच का मतलब एंगल है ना, आई नॉट आर और वी एस के बीच का एंगल है। हाँ, तो इस ये उसके वाला हिसाब से, एंगल। हाँ तो उसके हिसाब से एक्सएल माइनस एक्सी होना चाहिए ना। नहीं, यहाँ इसको मैं माइनस फाइव बोल रहा हूँ ना, बस। हाँ। अब ठीक है। हाँ। और देखो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, मान लो हमें एक रेजिस्टर दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस है 100√3 ohms। एक इंडक्टर दिया हुआ है, उसका इंडक्टेंस है 1/π हेनरी, और एक कैपेसिटर दिया हुआ है, उसका कैपेसिटेंस है 2/π हेनरी लिख देता हूँ, 2/π, और इसको लिख देता हूँ कितना, 100/π माइक्रो फेरड। और इसको मैंने एक सोर्स के अक्रॉस लगाया हुआ है, ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का सोर्स। ठीक है, जब इस तरह से दे दिया जाए कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब हमें क्या मानना है बेटे, इसका मतलब होता है कि हमें दिया हुआ है पी आर एम एस 220 है,
और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, फाइंड IRMS, IP, पावर फैक्टर एंगल। इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, एवरेज पावर। और अगर ये तीन मैंने AC वोल्ट मीटर्स लगाए, तो इन सब की रीडिंग्स क्या क्या हो। सर 50 पाई रहेगा तो इजीली आ सकता है आंसर। हाँ बेटा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ही जा रहा है पाई की वजह से। 50 पाई होगा ना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकालो ना तुम भैया, हाँ समझे सर। ओमेगा 100 पाई हो जाएगा। समझ रहे हो। हाँ सर।
हाँ भाई बच्चों, क्या आंसर्स आए इसके? देखो, IRMS is 11 root 6 by 30. XL की वैल्यू निकालना है, वो होगा ओमेगा L। ओमेगा इज 100 पाई, L इज 2 बाई पाई, तो ये आता है 200 ओम। XC की वैल्यू अगर निकालें तो वो आएगा 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा इज 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई पाई माइक्रोफेरेड, तो 10 की पावर 6 ऊपर चला गया, पाई से पाई कट गया, तो 100 ओम ये आ गया, राइट। तो XL XC से बड़ा आ रहा है, पहले तो ये बात। इम्पीडेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 रूट 3 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, मतलब 200 माइनस 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 2, बेसिकली 200 ओम, ऐसा सर्किट का इम्पीडेंस आ जाएगा। और अगर इम्पीडेंस इतना आ गया है तो करंट की आरएमएस वैल्यू को हम लिख सकते हैं वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय Z, तो दैट इज 220 डिवाइडेड बाय 200, इसका मतलब 1.1 एम्पियर, ये वोल्ट करंट की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। करंट की पीक वैल्यू कैसे लिखेंगे? करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स करंट की आरएमएस वैल्यू, दैट इज √2 टाइम्स 1.1 एम्पियर। उसके बाद पावर फैक्टर एंगल की जहां तक बात है, पाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स XC माइनस XL बाई, so that is tan inverse of minus 100 divided by 100 यानी कितना, 5/6 माइनस, राइट। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, करंट विल लैग वोल्टेज बाय 5/। थर्ड क्या पूछा है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज सिंपली R by Z, R is 100 रूट 3, Z is 200, तो ये वैल्यू आएगी √3/। फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस तो मतलब X होता है, दैट इज XC माइनस XL, तो इसको -100 ओम ऐसा। फिर क्या पूछा है, थर्ड में पावर फैक्टर तो पूछा ही नहीं है, एक्चुअली इम्पीडेंस पूछा था, राइट। तो इम्पीडेंस तो 200 ओम है, एवरेज पावर की जहां तक बात है, तो एवरेज पावर को हमेशा लिखो बेटे, देखो दो तरीके से लिख सकते हो आप इसको, या तो लिख सकते हो IRMS का स्क्वायर इंटू R,
ये भी एक बढ़िया तरीका होता है। IRMS अपन ने पता कर ही लिया था, कितना आया था 1.1 एम्पियर, तो 1.1 एम्पियर का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस दैट इज 100√3 1.21 इनटू 100 कितना वॉट की एवरेज पावर आ जाएगी। AC वोल्ट मीटर्स की रीडिंग पता करनी है। देखो ये इसका सबसे अच्छा वाला पार्ट है, ध्यान देना। आपको कुछ नहीं करना, एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि रीडिंग ऑफ AC वोल्ट मीटर्स will be RMS value of voltage across its terminals. उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज की RMS वैल्यू। तो जैसे V1 की बात करें तो V1 सिंपली हो जाएगा करंट की RMS वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस। करंट की RMS वैल्यू है 1.1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 100√3 ओम, तो ये हो जाएगा 110√3 वोल्ट। ये V1 हो जाएगा। V2 की बात करें तो IRMS इनटू XL है ना। V2 इंडक्टर के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, IRMS इनटू XL। IRMS तो 1.1 एम्पियर है ही, XL को लिख देंगे ओमेगा L, तो ये हो जाएगा 1.1 एम्पियर इनटू व्हाट इज ओमेगा L, ये अपन ने 200 ओम देखा, तो ये हो जाएगा बेटे कितना 220 वोल्ट। क्यों भाई? P3 की अगर बात करें तो वो हो जाएगा IRMS इनटू XC, so that will come out to be 1.1 एम्पियर इनटू 100 ओम, तो ये आ जाएगा 110। P4 की अगर बात करें, देखो फोर्थ वोल्ट मीटर किधर कनेक्टेड है, फोर्थ वोल्ट मीटर को अपन मान सकते हैं इट इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर। रेजिस्टर और इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो इसकी जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी IRMS मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर और इंडक्टर का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, दैट इज 1.1 एम्पियर इनटू अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 100√3 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। 1.1 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कॉमन लेकर के 100 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 110 इंटू अंडर रूट ऑफ 7। और V5 की अगर बात करें तो देखो फिफ्थ जो वोल्ट मीटर है वो किसके अक्रॉस
है तो वो आएगी, वो क्या आएगी बेटे, RMS 1.1 एम्पियर, और इसको करना है आपको तो 200 ओम माइनस 100 ओम कर दो तो ये 110 वोल्ट के बराबर ये वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है भाई? हाँ सर। ओके। सर जब अपने एवरेज पावर लिखा था तो उसमें हम्म। cos फाई वाला टर्म भी आएगा ना, पीछे लिखा है। और देखो वो cos फाई वाला टर्म अपने आप जो है वो इसमें आ जाता है, देखो इसको समझ लो तुम। एवरेज पावर को आप जो जनरल अपना फॉर्मूला होता है वो ये याद रखते हैं, IRMS BRMS cos फाई, ठीक है। नाउ कैन आई राइट BRMS as IRMS multiplied by Z, हाँ and cos phi can be written as R by Z। हाँ सर समझा। तो ये कैंसिल होकर के इसी फॉर्मूले से आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाता है, IRMS का स्क्वायर इंटू R। आई बस में देखो इस एक्सप्रेशन को देख करके ऐसा नहीं समझना है कि यार ये एवरेज पावर जो है वो RMS में उन सबका कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब इसी इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता था, इसमें एक और बातें अपने को समझनी है, जो कि ये वाली, ये रेजिस्टर है, मैं वैल्यूज वही ले रहा हूँ टू कीप थिंग्स सिंपल। देखो इसमें हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट potential drops across
resistor, inductor, capacitor, resistor plus inductor, inductor plus capacitor। पहले हमने आरएमएस वैल्यूज निकाली थी, अभी हमको क्या पता लगानी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज पता लगानी। अच्छा देखो, जो वो कैलकुलेशंस है वो हमारी उतनी रहेंगी, एक्स एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ओमेगा एल आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 200 ohms, ओमेगा इज 100 पाई। एक्स सी की वैल्यू निकालें तो वो 1 बाई ओमेगा सी आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 100 ohm। तो इम्पीडेंस हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 100√3 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, दैट इज 200 ohm। ये इम्पीडेंस हो गया। फाई की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर। तो वो वैल्यू क्या -π/6 आ जाती है क्या बेटा? हंड्रेड माइनस 200 अपॉन 100√3, तो 100 माइनस 200 किया तो -100 अपॉन 100√3, दैट इज -1/√3। तो -π/6 आ जाता है, मतलब करंट लैग करेगा वोल्टेज से कितने एंगल से, π/6 एंगल से। तो करंट को लैग करवा दो और वो हो जाएगा 220√2 डिवाइडेड बाई 200 into sin of 100 pi t plus π/4 माइनस π/6। ये करंट को लैग करवा दीजिए, तो ये आ गया कितना, 1.1√2 into sin of 100 pi t। और देखो यहाँ से क्या है, आप अगर हाँ प्लस π/12 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यहाँ तक समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई? समझ आया सर। अब इंस्टेंटेनियस ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखना। तो हमें पता है कि अच्छा करंट जो है ना, यही करंट सारे डिवाइसेस में से, सारे एलिमेंट्स में से यही करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको अब बेस मान करके अपन वोल्टेज वगैरह लिखते चले जाएंगे। तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखना है ना, तो बस क्या करना है, 1.1√2 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसको इन सबको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर हो जाएगा 1.1√2 multiplied by 100√3 into sine of 100 pi t plus π/12। सेम फेज जो रहा वो सेम एज दैट ऑफ करंट है ना, voltage across resistor will be in same phase as that of current। फिर बात आती है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो वो हो जाएगा 1.1√2 multiplied by 200 into sine of 100 pi t plus π/12 plus π/12।
voltage across inductor will lead current by इंडक्टर में करंट लैग करता है पाई बाय 2 से, या वोल्टेज लीड करेगा करंट से बाई पाई बाय 2। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो वो हो जाएगा 1.122 into x 100 पाई टी प्लस पाई बाय 12। यहाँ तक तो जो करंट का फेज था वही लिखा, और इसमें से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर विल लैग करंट बाय पाई बाय। फिर बात है आर एल के कॉम्बिनेशन की। बेटा इसके कॉम्बिनेशन की, रेजिस्टर और इंडक्टर, तो उसके अक्रॉस कैसे लिखेंगे? 1.1√2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इनटू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना XL बाई आर। ये ऐसा कर देना, तो ये हो जाएगा 1.1√2 अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर, 100√3 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, तो 100√7 आ जाता है बेटे, इनटू साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाय 12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/√, 200 डिवाइडेड बाय 100√3, तो ये 2/। ये देखो, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटे आरएल वाले में? समझा सर। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्या पूछा था बेटे? एलसी वाला। तो वी एल सी को कैसे लिखेंगे? वही 1.1√2 करंट की पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एल और सी का जो इक्विवेलेंट है, तो वो तो सीधे सीधे एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाता है, या मॉड ऑफ एक्ससी माइनस एक्सएल लिखते हैं उसको, तो वो हो जाएगा 100 ओम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 2 लिखना है। वाई? बिकॉज XL is greater than XC। इसका मतलब क्या है? करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय, या वोल्टेज लीड्स करंट बाय। ये बात समझ में आती है भाई बच्चों? हाँ सर। इसमें हम बात करते हैं क्या? कंडीशन ऑफ
रेजोनेंस। देखो आपको एक आरएलसी सर्किट दिया गया, और इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया। अब मान लो इसको आप इस तरह से समझो कि कीपिंग आर एल सी एंड डी नॉट फिक्स if omega is varied, that is frequency or angular frequency of sources vary। तो क्या एक बात बताओ, करंट की पीक वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। पड़ेगा। क्यों? करंट की पीक वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। एंड व्हाट इज इम्पीडेंस? इम्पीडेंस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस होल स्क्वायर। ये बात समझ में आती है बेटे? हाँ सर। अब देखो, क्या ये करंट के आरएमएस वैल्यू जो है ये करंट की आरएमएस वैल्यू जो है, क्या ये डिपेंड कर रही है, करंट की जो पीक वैल्यू है क्या वो ओमेगा के साथ वेरी करेगी? एज ओमेगा इज वेरीड, कीपिंग R, L, C and D not fixed, the peak value of current in the circuit will vary with omega। ओमेगा के साथ वेरी करेगा ये बच्चा, ठीक है। The peak value of current will vary with omega। peak value of current को आप D नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान दो बेटे, ओमेगा को मान लो आप बहुत कम कर दो, क्लोज टू जीरो कर दो, तो ओमेगा को क्लोज टू जीरो कर दोगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी,
लेकिन ये वाली टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी 1/ω_c पर। ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो इम्पीडेंस मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। एज ओमेगा अप्रोचेस 0, impedance of the circuit approaches infinity। इसका मतलब करंट की पीक वैल्यू approaches 0 and as omega approaches infinity, ओमेगा बहुत ज्यादा होने लगेगा, तब भी क्या होगा, then also z will approach infinity, implies करंट का पीक वैल्यू will approach 0। ओमेगा को बहुत ज्यादा रखने पर भी करंट 0 हो जाता है, और ओमेगा को 0 रखने पर भी जो है वो करंट 0 होता है। तो करंट वर्सेस ओमेगा का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, करंट का पीक वैल्यू वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, वो कुछ ऐसा है। एक ओमेगा ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए करंट की जो पीक वैल्यू होगी दैट विल बी मैक्सिमम। देयर विल एग्जिस्ट ओमेगा for which the given RLC circuit will have maximum value of peak current, पीक करंट और आरएमएस करंट। एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा तो मैक्सिमम होगा ही। दिस ओमेगा is called as resonant and corresponding frequency is called as resonant frequency of। देखो, अगर आपको करंट को मैक्सिमाइज करना है, टू मैक्सिमाइज पीक करंट फॉर अ गिवन आरएलसी सर्किट, तो करंट की पीक वैल्यू को अपन लिखते हैं क्या, वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन इम्पीडेंस। तो हम बोल सकते हैं Z मस्ट बी मिनिमम, और Z की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब देखो, जब आप ओमेगा वेरी करोगे ना तो आर पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ओमेगा के साथ तो यही वाली टर्म वेरी करेगी। अब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। Z को मिनिमाइज करना है तो X मस्ट बी मिनिमम। तो फॉर Z minimum, reactance must be equal to 0. That means XL should be equal to XC.
यानी ओमेगा एल शुड बी इक्वल टू 1/ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटे? 1/एल। यानी ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/√एल। ये ओमेगा की वैल्यू इतनी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। या फ्रीक्वेंसी को अगर हम लिखें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2π√LC। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटे, इसको कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखो, बात को तुम अच्छी तरह समझ लो कि क्या है हमारे पास। आरएलसी को मैंने फिक्स कर दिया है और मैं क्या कर रहा हूँ, उस आरएलसी के अक्रॉस अलग अलग एसी सोर्स लगा कर करके मैं बार बार देख रहा हूँ। उन सारे के सारे एसी सोर्स की पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी सेम, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग। तो वो जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1/√LC, वो वोल्टेज सोर्स मैक्सिमम ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अरे अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। ये बात समझ में आई सबको? तो देखो, जैसे जो हमारा ये रेडियो सर्किट जो होता है, वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है। रेडियो स्टेशन जो होते हैं उनमें अलग अलग चैनल्स को अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी जाती है ना। रेडियो मिर्ची के पास कुछ फ्रीक्वेंसी है, रेडियो सिटी के पास कुछ है, ऐसे सबके पास अलग अलग, किसी के 98.3 है, किसी के पास 98.7 है, किसी के पास 94.3 है। ऐसे सबके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी सबको दे रखी। ये सबके सब क्या करते हैं? इतनी फ्रीक्वेंसी की लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं। अब हम हमारे कमरे में रेडियो लेकर के बैठे हुए हैं, तो हमारे जो एंटीना है, एंटीना तो सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली क्या होता है बेटे? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, जो रेडियो का जो एंटीना होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसी फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस होता है जिस फ्रीक्वेंसी का टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया हुआ है। अब यहाँ पर तो कई सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो कई सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कौन सी? वही रेडियो मिर्ची, रेडियो एफएम, रेडियो तड़का, रेडियो जो भी। तो हमारे जो एंटीना है उसमें बेसिकली अपन ऐसा मान सकते हैं कि many sources of EMF get generated and all those sources will have different frequencies. V naught sin omega 1t, V naught sin omega 2t, V naught sin omega 3t। इन सब के
ये सारे इन सब का एडिशन कर दें अगर अपन, तो हमारे पास एंटीना में ऐसा ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब रेडियो का जो इंटरनल सर्किट होता है वो आरएलसी का सीरीज सर्किट होता है। और ये जो होगा क्या कि किसी एक कंडीशन में उस सर्किट की आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लो, और ये वाली फ्रीक्वेंसी, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी रेडियो के सर्किट में जो इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं उसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी अगर किसी भी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती तो रेडियो में अपने को खड़खड़ खड़खड़ सुनाई देती है, कुछ भी क्लियर आवाज सुनाई। लेकिन अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी किसी भी एक रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, एग्जैक्टली उसके बराबर हो गई, तो क्या होगा, वो वाले रेडियो स्टेशन जो भी गाना बजा रहा है या जो भी बोल रहा है उसकी आवाज अपने को ज्यादा सुनाई देने लग जाएगी। And in radios, there is a facility of changing LNC also. So by adjusting the capacitance, what you can do is you can change your resonant frequency, और आपको जिस भी रेडियो स्टेशन की आवाज ज्यादा सुननी है उतनी फ्रीक्वेंसी अपने रेडियो के इंटरनल आरएलसी सर्किट की कर लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जब जिस रेडियो स्टेशन से मैच करेगा तब उस रेडियो स्टेशन की आवाज अपने को ज्यादा सुनाई देने लग जाएगी। ठीक है, ये जो आरएलसी सर्किट होता है इसको फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। A series RLC circuit is also called as a frequency selector. Is also called as a frequency selector. ये बात समझ में आती क्यों? क्योंकि it has this capacity. What it can do is out of many different frequency alternating voltage sources available, it can select one and give you maximum output for that particular current, that particular voltage. उसके corresponding ये maximum output आपको दे सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान दो कि अगर मैं पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ ड्रॉ करूं तो उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किया, आर एल सी को फिक्स, और वी नॉट को भी फिक्स किया, ऐसा ग्राफ आता है। यहाँ पर पावर मैक्सिमम कहाँ पे होगी, वही एफ बराबर हो किसके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट एल। अच्छा, अब इस सर्किट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम करोगे ना,
ये जो ग्राफ है इसकी पीक वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, अंडर रेजोनेंट कंडीशन, reactance of circuit will be 0, impedance of the circuit will be equal to R, current and voltage across source will be in same phase. क्या ऐसा बोल सकते हैं? अंडर रेजोनेंट कंडीशंस, ये सारी बातें लागू। रिएक्टेंस 0 होगा, इम्पीडेंस R के बराबर होगा, और करंट एंड वोल्टेज ऑफ सोर्स जो होंगे वो सेम फेज में। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस कम करूं इस सर्किट का तो क्या होगा? इफ आई डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, a graph changes to something like this. और कम करूंगा तो ग्राफ ऐसा होता चला जाएगा। जब R 0 को अप्रोच करेगा ना, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटे? ऐसा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो ये जो आपका जो रेजोनेंस का जो सिंबल है, वो बेसिकली इसी यही ग्राफ होना। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें अपने को और पढ़नी है। क्वालिटी फैक्टर पढ़ना है, और हमको पढ़ना है क्या? ट्रांसफार्मर। ये अपन अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके।